तो आज की क्लास हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग ऑलरेडी कई बार सवाल बनाते वक्त आप लोगों ने बनाया हुआ है, पर उसका एक डेफिनेशन आप लोग लिखिए और उसके बाद आज देखते हैं कि किस तरह से जब कभी भी हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं जो खुद एक्सीलरेटेड है तो उसके ऊपर किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। खास करके लिफ्ट के केस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर आदमी का एपरेंट वेट कितना होता है। तो वेट इनसाइड द लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो उस टाइम पे लिफ्ट वैरी करता है, आदमी का वजन जो है वो वैरी करता है। तो वो आज की क्लास में हम लोग को देखना है। लिखिए अ डायग्राम, एफबीडी का डेफिनेशन लिखिए। अ डायग्राम showing a body has a particle, a diagram showing a body as a particle and all forces as vectors, and all forces as vectors that acts on the particle, that acts on the particle, that acts on the particle is called free body diagram, is called फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं? एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप सारे फोर्सेस को डिनोट कर रहे हैं और वो फोर्सेस जो हैं और जिस भी बॉडी के बारे में आप बात कर रहे हैं उस बॉडी को आपने क्या अज्यूम किया है, वो एक पार्टिकल है। अब वो मान लीजिए उसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर उसके ऊपर वेट लग रहा होगा, आगे कोई एक फोर्स एफ लग रही होगी, पीछे कोई एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस प्रकार से कई सारे फोर्सेस को जब एक जगह आप दिखाते हैं और उसको जब आप इक्वेट करते हैं, या अज्यूमिंग की सपोज करिए एक्सेलरेशन आगे की ओर है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसी बॉडी को आपने टांग दिया तो उस पर टेंशन भी लग गया, और भी कई बार ये हो सकता है कि पूरी बॉडी एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेट कर सकती है, क्योंकि कई बार आप टेंशन भी लगा रहे हैं, आगे भी खींच रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ना कई बार कि आप दोनों मोशन कर रहे हैं तो वहां पे फिर ax आ जाएगा, ऊपर की ओर ay आ जाएगा, और फिर आप उस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। सपोज यही कंडीशन है, तो इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? f, और इस बॉडी का मास कितना है? m है, तो आप लिखेंगे f जो कि एक्सेलरेशन ax में है, f माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। और जब आप इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टेंशन प्लस नॉर्मल माइनस वेट इज इक्वल टू मास इन एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन। बाकी सारी चीज पता है तो ax और ay यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, और नेट एक्सेलरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखेंगे ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा, ये थीटा का टर्म आ जाएगा। और जहां पे cos थीटा आप कैसे निकालते हैं, tan थीटा कैसे निकालते हैं? तो tan थीटा निकलता है, tan थीटा इज दी ay का कंपोनेंट tan डिवाइडेड बाय ax का कंपोनेंट, तो यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ay बाई ax के बराबर। और यहां पे चूंकि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ यही दोनों टर्म आएगा। और अगर बाई चांस नहीं भी हो रहा है तो आप, अगर नहीं भी हो रहा होगा तो भी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक स्पेशल केस हो गया जहां पर cos फाई क्या होगा? 0 होगा। अगर 0 होगा तो आप ये इसको 0 कर लीजिए, 90 कर लीजिएगा, और नहीं हुआ तो ये। इस तरीके से कई बार जब केस सवाल आपके सामने आता है तो आप एफबीडी बनाते हैं तो बड़ी आसानी से उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जब आप एफबीडी बना लिए तो आपको सारे फोर्सेस एक बार में वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आपको दिखने लगता है। और जैसे ये सारी चीजें दिखने लगेगी आप आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए यूजुअल टिप्स, ये एक एग्जांपल दे लीजिएगा एफबीडी का, उसके नीचे लिखिए यूजफुल टिप्स टू ड्रॉ द एफबीडी। यूजफुल टिप्स टू ड्रॉ द एफबीडी। एफबीडी बनाने के कुछ यूजफुल टिप्स हैं। पहला, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द बॉडी, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द बॉडी assuming it is isolated from other bodies in contact. Draw the FBD of the body assuming it is isolated from other bodies in contact. Other bodies in contact के साथ इसका मतलब जो दूसरी बॉडीज है उसके साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे अज्यूम करके आपको इसका क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सेकेंड पॉइंट, शो द वेट लाइन, show the weight line passing, show the weight line, ये जो weight line है passing the center of gravity of the body। ग्रेविटी जो आप वेट दिखा रहे हैं ये किस लाइन पर दिखाएंगे? ये आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दिखाएंगे। देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप दिखा रहे हैं ना कि सेंटर ऑफ मास पे।
दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है रोटेशन चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं या जब कभी भी वेट एक्ट करता है तो वो सेंटर ऑफ मास पे काम नहीं करता, वो कहां काम करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अदर, नेक्स्ट पॉइंट, अदर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी अंडर कंसिडरेशन, other bodies in contact with the body under consideration generally exerts reaction normal to the surface of contact, normally exerts reaction normal to the other bodies in contact with the body under consideration generally exert reaction normal to the surface in contact। एक ये भी एग्जांपल दे रहा हूं, इसको भी जरा ध्यान से देखिए तो आपको यहां पे भी आपको आइडिया लगेगा कि मल्टीपल ब्लॉक के केस में जब आप डायग्राम एफबीडी बनाते हैं, खास करके फ्रिक्शन के सवाल जहां कहीं भी आते हैं ना, वहां पे इस तरह का मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम काम करता है और उस मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में कई बार इस पर फोर्स आगे की ओर एफ लग रहा होता है। तो अब मैं इसका अगर एफबीडी बनाना चाहूं तो जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, सपोज करिए मैं नीचे वाली बॉडी का एफबीडी बना रहा हूं, तो नीचे वाली बॉडी का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पर फोर्स कितना काम करेगा? एफ। इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो किधर आएगा? एफ आर। अगर मैं इसे मास 1 मान रहा हूं, दिस इज मास 1 ऑफ द बॉडी एंड दिस इज मास 2 ऑफ द बॉडी, तो इसके ऊपर एक वेट लग रहा होगा W1 जो कि किसके बराबर होगा? M1G के बराबर होगा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन N काम करेगा जो कि जमीन से लग रहा होगा, और एक और नॉर्मल काम कर रहा होगा जो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ N2, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो भी तो कुछ नॉर्मल इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो वो उसके वजह से जो नॉर्मल आया वो किसके वजह नीचे आया? नीचे की ओर, और इधर जो फोर्स है। तो ये पहली वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है। और अब अगर मैं सेकेंड वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसके ऊपर N2 लगेगा, क्योंकि इस पर अगर एक्शन लगा है तो उसका रिएक्शन इस पर आएगा, और बाकी इसके ऊपर एक फोर्स पीछे की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये इस सरफेस के ऊपर क्या है? अगर रुका हुआ है तो इस पर एक फ्रिक्शन आएगा और नीचे की ओर एक फोर्स आएगा जो कि होगा W2, जो किसके बराबर होगा? M2 इंटू G के बराबर होगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब कभी भी आप एफबीडी बनाते हैं तो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट अगर है तो यहां पर ये नॉर्मल किसकी वजह से है? ये जमीन के सरफेस की वजह से है। ये नॉर्मल किसकी वजह से है? इस डब्बे का इस डब्बे के ऊपर, और इसका जो ऊपर वाला रिएक्शन पार्ट है वो इस डब्बे पर, इस नीचे वाले डब्बे का ऊपर वाले डब्बे के ऊपर आया, तो उसको हम लोग N2 दिए। तो कई बार यही सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये बॉडी जितनी भी सरफेसेस इन कांटेक्ट है हर जगह नॉर्मल एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि खाली जमीन भी सरफेस मान रहे हैं, जब दो डब्बा भी एक दूसरे के ऊपर रखा होता है और दोनों डब्बे का आप एफबीडी बना रहे होते हैं उस वक्त भी नॉर्मल आपके एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ना बताई जाए तो एक छोटे से फोर्स की वजह से पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि डब्बे के ऊपर जब डब्बा रखा रहता है तो उस पर भी नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी सरफेस इन कांटेक्ट है। एक और एग्जांपल दूं, सपोज करिए ये इस तरह से कोई बॉडी है, यहां पर एक सपोज करिए एक मास m रखा हुआ है, इसको M1 बोल रहा हूं, ये एक पुली से यहां बना हुआ है, और ये एक दूसरा मास है जो इस प्रकार से दीवार से घसटाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब जरा देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस पर फोर्स F लग रहा है, इस पर फोर्स F लग रहा है। अब बताइए इसके क्या क्या मतलब एफबीडी डायग्राम बने। सपोज आप एग्जांपल की तरह लेते चलिएगा, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एफबीडी का, दिस इज एग्जांपल नंबर 2 एफबीडी का, अभी एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूं। अलग अलग केसेस की इसलिए बता दे रहा हूं ताकि सवाल में आप जो फंसेंगे एफबीडी बनाने में ही फंसेंगे। एफबीडी बन गया तो उसके बाद इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है तो चुटकी का काम है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10th में आप डबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने कई मेथड पढ़े हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डबल, बहुत सारा मेथड आप पढ़े, वो आप कर लीजिएगा, बट इक्वेशन आप ठीक से लिखें। अब देखिए इस बॉडी का मैं एफबीडी बनाता हूं। अब जब M1 बॉडी का मैं एफबीडी बना रहा हूं तो देखिए इधर अगर खिंचा रहा है तो इस पर टेंशन कहां लगेगा? फोर्स इधर है तो टेंशन किधर लगेगा? इधर। इस पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की ओर। ये दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, ये फोर्स इधर होगा तो इसमें टेंशन इधर आएगा, तो इस पर टेंशन इधर लग गया T। अच्छा, फोर्स इस पर लगेगा F, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N, नीचे लगेगा एक मास W1, और इस पर एक फ्रिक्शन भी काम करेगा FR1। क्यों? क्योंकि ये जरूर है इसके ऊपर घसटा रहा है तो इसके ऊपर से एक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो ये इधर हो गया, और एक्सेलरेशन इधर है तो इस पर A लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन लिखना क्या आसान काम हो गया। अब जरा इसका एफबीडी देखिए,
इसका एफबीडी देखिएगा, ऊपर पे एक टेंशन लग रहा होगा T, नीचे एक फोर्स लग रहा होगा W2, और चूंकि ये घिसटाता हुआ ऊपर जा रहा है तो एक और फ्रिक्शन काम करेगा नीचे की ओर, दैट इज Fr2, और इधर एक नॉर्मल काम करेगा N। क्यों? ये जो सरफेस है ये भी तो इसको धक्का लगा रहा होगा, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इसे मैं N2 बोलता हूं, इसे मैं N1 लिखता हूं, ठीक है। तो जब जब सरफेसेस इन कांटेक्ट आता है तब तब वहां पर आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना ही लगाना है। होप कि नॉर्मल रिएक्शन कहां कहां लग सकता है, किसी भी सरफेस के ऊपर लगता है, अगर सरफेस कांटेक्ट में है तो वहां आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना ही दिखाना है। मैंने अलग अलग तीनों केसेस लेके इसलिए दिखा दिया ताकि कल को जब आप सवाल न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो एफबीडी ही बनाने में आप फंसते हैं। एफबीडी में अगर एक भी फोर्स छूट गया तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सारे फोर्सेज अगर आप दिखा रहे होंगे आंसर कहां जाएगा? उसके बाद तो इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करिएगा आंसर आएगा। वैल्यूज दी रहती हैं, उसको सब पुट करिएगा आंसर आ जाएगा। और आप क्या ही गलती इसमें करिएगा, तो एफबीडी बनाने में ना आप गलत कर सकते हैं, इसलिए एफबीडी मैंने अलग से आपको समझा दिया सो दैट कि इस तरह का कोई भी लफड़ा ना फंसे। फोर्थ पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स इफ एनी, फ्रिक्शनल फोर्स इफ एनी should be marked in proper direction, should be marked in proper direction. Proper direction मतलब either the body is moving or it tends to move. If it is moving तो जिधर मूव कर रहा है उसके उल्टे दिशा में, if it tends to move तो भी जिधर मूव कर रहा है उसके उल्टे दिशा में आपको फ्रिक्शन लगाना है। तो इस प्रकार से ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एफबीडी के लिए आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हेडिंग डालें, apparent weight of a body inside a lift, apparent weight of a body inside a lift, apparent weight of a body, apparent weight of a body inside a lift having some acceleration, having some acceleration। अब बॉडी अगर एक्सेलरेटेड है तो उस पर क्या किस किस तरीके का फोर्स काम करता है उसको एक बार चेक करते हैं। इसमें लिखें केस नंबर 1, व्हेन द लिफ्ट मूव्स, केस 1, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। केस 1 क्या है? केस 1 है, फर्स्ट केस है आपका कि जहां पर इस प्रकार से आपने एक लिफ्ट बनाया है, दिस इज योर लिफ्ट, ये आपका लिफ्ट है। इस लिफ्ट में आपने वेइंग मशीन डाला है। वाई एम इंटरेस्टेड इन वेइंग मशीन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका वेट मेजर किया जाए, क्योंकि वेइंग मशीन ही वेट मेजर करती है। और वेट मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि जब कभी भी किसी आदमी को आप वेइंग मशीन पर डालते हैं तो एक्चुअली क्या कैलकुलेट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए ये वेइंग मशीन है, इस पर सब कांटा लगा होगा और उस पर कांटा लगेगा उसको ऐसे करके, है ना। अब ये बॉडी जो है ये क्या है? एक्सेलरेटेड है। क्या लिखा है फर्स्ट केस में? When the lift A moves upward with acceleration A। ये जो चिंकू मिंकू है इसका मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज मुझे क्या करना है, इस चिंकू मिंकू को एक छोटे जैसा बॉडी मान लेना है। बॉडी मानने के बाद इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, दैट इज होगा नॉर्मल। एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा जो इसका वजन होगा W। और क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड है तो इस प्रकार से एक एक्सेलरेशन आप ऐसे दिखाएंगे तो आप इक्वेशन लिखेंगे n माइनस W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। n माइनस W को आप क्या लिखेंगे? मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू ma के बराबर। n इज इक्वल टू ma प्लस mg, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? m ब्रैकेट a प्लस g। आदमी का वजन अपने नॉर्मल वजन से ज्यादा होगा कि नॉर्मल वजन से कम होगा? आदमी का वजन अपने नॉर्मल वजन से ज्यादा होगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में ऐड कर जा रहे हैं। तो इसके नीचे लिखिए, ये पूरा लिख लेने के बाद, पर अगर मैं बोलूं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो कौन जस्टिफाई करेगा इस बात को? सर हाँ सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। मैं खुद ही पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पर मैं पूछ रहा हूं आप बताइए कि मैंने क्या गलत पढ़ाया है। मास ऑफ लिफ्ट में तो एफबीडी बना रहा हूं इसका, जिसका एफबीडी बना रहा हूं भाई, लिफ्ट के अंदर ये बंदा है तो ये भी तो एक्सेलरेशन से ही जा रहे हैं। तो मैं लिफ्ट का एफबीडी बनाता तब ना उसका मास लेता। मैं तो आदमी का एफबीडी बनाया, एफबीडी का आदमी का मास लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इज नॉट, दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट। हाँ क्या आर्ग्यूमेंट है बताइए?
किसी को नहीं चमक रहा? कैन आई राइट F इज इक्वल टू ma फॉर अ एक्सिलरेटेड रेफरेंस? F इज इक्वल टू ma सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है? नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो आप F इज इक्वल टू ma नहीं लिखते। याद करिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस जिसके अंदर F इज इक्वल टू ma एप्लीकेबल है, और एक अंदर जिसके एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो हमारा फ्रेम है लिफ्ट, वो इटसेल्फ इज इन एक्सेलरेशन। कैन आई राइट F इज इक्वल टू ma? आई कैन नॉट राइट F इज इक्वल टू ma। आप नहीं लिख सकते F इज इक्वल टू ma, लेकिन मैथमेटिकली इट इज ट्रू, कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। मैथमेटिकली अगर मैं F इज इक्वल टू ma इसका जो दूसरा तरीका है उससे भी लिखूंगा तो ये आंसर आएगा। तो मैथमेटिकली अगर सेम आंसर आ रहा है मतलब मैं बोलूंगा ठीक ही लिखा हुआ है ना। अब देखिए क्या है, सही बताता हूं क्या करते हैं, स्टेप क्या है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले वी कन्वर्ट, अभी यहां तक लिख लिया ना, ये वाला लिखना नहीं, जब बोलूंगा तब लिखेगा। वी कन्वर्ट अ एक्सिलरेटेड फ्रेम into a non-accelerated frame by applying pseudo force। आप कहेंगे सर ये pseudo force क्या है? pseudo माने false, pseudo मतलब false force आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अगर मेरा एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो मैं अज्यूम करूंगा कि एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है नीचे की ओर, जो कि किसके बराबर है? ma के बराबर है। जिस भी बॉडी पर लगाना है उसका मास, और जो एक्सीलरेशन है उसके उल्टे दिशा में मान लीजिए एक स्यूडो फोर्स मैं इसके ऊपर लगा दूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इधर इसे क्या लिखूंगा? अब ये मेरा नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गया। नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम हुआ तो अच्छा चलिए वो मैं ना अलग से पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होइएगा कि ये आपका ओरिजिनल केस है। अब मैं ना स्यूडो फोर्स लगाने के बाद का एफबीटी बना रहा हूं। स्यूडो फोर्स बनाने के बाद का एफबीटी बनाऊंगा तो अभी ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? वेट। और नीचे एक और फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स, जो किसके बराबर है? एक्सीलरेटेड फ्रेम को नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम को बदलने के लिए अगर एक एक्सीलरेशन ऊपर जा रही थी तो एक एक्सीलरेशन नीचे की ओर मान लिया। दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स, जो फोर्स एक्चुअली होता नहीं है, बट वी आर अज्यूमिंग कि एक फोर्स एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बदलने के लिए एक फॉल्स फोर्स आप एग्जैक्टली उल्टे दिशा में मानते हैं। मानने के बाद जब एफबीटी बनाया तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? अब तो कहीं एक्सीलरेशन नहीं है, यानी नॉर्मल इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस ma। W की वैल्यू क्या होती है? mg प्लस ma। नॉर्मल में अगर m कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? a प्लस g। मैथमेटिकली सेम रिलेशनशिप आया, अलग आया? मैथमेटिकली सेम रिलेशनशिप। इसलिए कोई टीचर अगर ये भी पढ़ा के निकल जाएगा तो उसको कोई आप गलती प्रूफ नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप दोनों में क्या है? सेम है। लेकिन ये जो मैंने कार्यक्रम किया ये 100% गलत है। क्यों? आई कैन नॉट यूज F इज इक्वल टू ma फॉर अ एक्सीलरेटेड फ्रेम। इन ऑर्डर टू यूज एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी F इज इक्वल टू ma इन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट चीज आपको क्या करना है? वी नीड टू कन्वर्ट द एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय एडिंग अ स्यूडो फोर्स एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन में एक बार आपने स्यूडो फोर्स लगा दिया, देन यू आर मेकिंग एफबीडी। और तब जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप F इज इक्वल टू ma नहीं लिख रहे, आप क्या लिख रहे हैं? टोटल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। टोटल फोर्स बैलेंस क्यों कर पा रहे हैं? टोटल फोर्स बैलेंस क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इसके ऊपर एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है तो समेशन ऑफ Fy 0 होगा, और समेशन ऑफ Fy 0 तो आपने Fy का फोर्स 0 कर दिया। नॉर्मल इज इक्वल टू W प्लस ma। इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। व्हाट इट? कैसे? यही तो करें कि बताया गया है, मतलब न्यूटन ने ही समझाया है कि अगर आप मेरे F इज इक्वल टू ma फॉर्मूले को किसी भी सिचुएशन में लगाना चाहते हैं, whether it is accelerated frame of reference or non accelerated, if it is non accelerated frame of reference तब तो आप सीधे F is equal to ma लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। But if it is a accelerated frame of reference then you have to use the pseudo force in order to make that frame of reference a non accelerated frame of reference। तो पहले आपको एक्सीलरेटेड फ्रेम को किस में कन्वर्ट करना होगा? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम को, तभी आप उसको लगाएंगे। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एक्सीलरेटेड फ्रेम इनटू नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है इन अपोजिट डायरेक्शन,
जो कि सूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअली प्रेजेंट होता नहीं है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिलेटेड फ्रेम इनटू नॉन एसिलेटेड फ्रेम, आप एक एडिशनल फोर्स लगाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको ही हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। तो सूडो फोर्स और उसके बारे में जो ज्ञान है मैं आगे लिखवा दूंगा, पर कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो आप ना ब्लैक वाला पहले लिख लीजिएगा और फिर लिखिएगा कि बगल में कि एज दिस इज एसिलरेटेड फ्रेम वी कैन नॉट राइट दिस इक्वेशन, हेंस वी नीड टू कन्वर्ट। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है और फिर जो ब्लू से बनाया है उसको आप अपनी कॉपी में लिखें। मैथमेटिकली आपने गलत नहीं लिखा है, मैथमेटिकली दोनों का रिलेशनशिप क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, पर कंसेप्चुअली दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा लिख लीजिएगा। उसके नीचे 2 लाइन लिखिए। एपरेंट वेट ऑफ अ मैन या एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, apparent weight of a body inside the afferent weight of a body, हाँ ठीक है, afferent weight of a body inside the lift when the lift is accelerating in upward direction, when the lift is accelerating in upward direction is given by n is equal to m bracket a plus g, n is equal to m bracket a plus g, n is equal to m bracket a plus g में हमने लिखा है इसको। इस ये लिखने के नीचे लिखिएगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखने के नीचे, राइट, एज द मास इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी, हेंस द एपरेंट वेट इंक्रीजेस। एज mg जो उसका एक्चुअल वेट था उसमें ma क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो आपका जो नेट वेट है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एपरेंट वेट विल इंक्रीज, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। यहां तक कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, राइट, केस नंबर 2, व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी इज मूविंग in a lift having acceleration in downward direction, having acceleration in downward direction, having acceleration in downward direction। अब मैं सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आंसर, चूंकि मैं बस दिखाना चाहता था कि दोनों से आंसर सेम आता है, लेकिन ये गलत है वो भी मैं बोल रहा हूं, पर चूंकि न्यूमेरिकली आंसर सही आ रहा है तो मैं इससे बनाऊं उससे बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसलिए दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। अब इक्वेशन को फिर से आप लिखिए। जब आप इक्वेशन को फिर से लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, W माइनस n इज इक्वल टू किसके बराबर, ma के बराबर, mg माइनस ma इज इक्वल टू नॉर्मल के बराबर, n इज इक्वल टू m ब्रैकेट g माइनस a, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअल जो वेट है आपका mg, उसमें से कुछ अब क्या कर रहे हैं, आप घटा रहे हैं। चूंकि आप घटा रहे हैं तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है तो आपका वजन क्या होता है, हल्का हो जाता है ना। ये आपने ना पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। कब किया है बताइए, कभी नाव पर बैठे हैं, नाव मतलब वो जो झूला वाला नाव, व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश, नहीं, झूला जो होता है नहीं, ऐसे ऐसे नाव, जो झूला वाला नाव जो, व्हाट इज दैट कॉल इन इंग्लिश, आई ऑल्सो डोंट नो, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जो भी है, उसके ऊपर अगर आप कभी बैठे हो तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो लगता है कि अब हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, है ना, और जब फिर ऊपर चढ़ रहे हो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। ये चीज एक जगह और आपने महसूस किया होगा, जब वो जो मैरी गो राउंड वाला जो झूला होता है उसमें जब आप चढ़ रहे होते हैं तब नहीं, लेकिन जब उतर रहे होते हैं तो आप देखे होंगे कि आपको ना पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ भी होगा और मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का एक फीलिंग आता है। व्हाट इज दैट, एक्चुअली आपका वजन उस टाइम पे क्या हो गया है, हल्का हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर रिड्यूस कर गया, बिकॉज गाड़ी नीचे जा रही है और आप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऊपर की ओर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि शरीर नीचे जमीन लगा हुआ है तो आप नीचे नहीं गिर पा रहे, नहीं तो जिस तरह का मोशन हो रहा है उसमें आपकी टेंडेंसी है कि आप ऊपर की ओर उड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो ऊपर की ओर उड़ने का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि आपका ग्रेविटी, आपका जो एक्चुअल वेट है उसमें से कुछ एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है,
घट जाता है। अच्छा, वो जो गुदगुदी वाली जो फीलिंग है वो कब आती है? जब बहुत तेज झूला चल रहा होता है। स्टार्टिंग के 1-2 राउंड में नहीं आएगा, लेकिन जब पूरा तेज चलने लगेगा उस टाइम पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे तेज चल रहा होगा तो जब ये यहां पहुंचेगा तो उस टाइम पे एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा, और वो जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअली आपके वेट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और चूंकि वो आपके वेट को रिड्यूस करेगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन आप फील करेंगे वो कम फील करेंगे, आपको शरीर हल्का हल्का लगेगा। वो जो हल्कानेस है, जो लाइटनेस है, वेटलेसनेस टाइप का जो फीलिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन ओनली। तो इसलिए याद रखिएगा, वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट के नीचे लिखिए, द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, द एपरेंट वेट of a body inside the lift moving with acceleration in downward direction, the apparent weight inside the lift when a body is moving with some acceleration in downward direction is n is equal to m bracket g minus a. N is equal to m bracket g minus a. In this case, the apparent weight decreases. In this case, the apparent weight decreases. Case number 3. Case number 3 बोल रहा हूं, वैसा केस है जहां पे आपका जो लिफ्ट है वो नॉन एक्सेलरेटेड है। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर, नॉर्मल इज इक्वल टू एक्चुअली mg के बराबर, और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। तो आपका एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट, आपका एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। सिंपल है, एक्सीलरेशन ही 0 हो गया तो बाकी की चीजें तो फिर कहानी खत्म ही हो गई। गॉट इट? लिखें, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 एक्सीलरेशन। केस नंबर 3, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 एक्सीलरेशन, द एपरेंट वेट बिकम्स इक्वल टू एक्चुअल वेट। The apparent weight becomes equal to actual weight and n is equal to किसके बराबर हो जाता है? mg के बराबर। At this time the weight of the body inside the lift is the actual weight. The apparent weight of the body inside the lift is actual weight के बराबर। At this point of time, the apparent weight of a man inside the lift is equal to actual weight. Apparent weight और actual weight क्या हो गया? अब मैं जो केस बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है, आप लिफ्ट में जा रहे होते हैं और अचानक से लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होना मतलब जिस स्ट्रिंग से ये लिफ्ट बना हुआ था वो टूट गया और अब आप जी से नीचे की ओर गिर रहे हैं। जी से ही गिरिएगा, क्योंकि तब जब आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? मतलब जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये एक्सीलरेशन जी के बराबर हो गया। एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू ए, एन माइनस एम जी is equal to m into, as acceleration is equal to gravity, this is also g। और जब आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एक मिनट, w माइनस एन, ये w माइनस एन होगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना, तो mg माइनस एन इज इक्वल टू दिस मच, सो n इज इक्वल टू mg माइनस mg, दैट इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आपको लगेगा कि अब तो हवा में उड़ रहे हैं। और वापस से हवा दुनिया कब दिखाई देगी? जब आपके जो लिफ्ट है वो
8th फ्लोर या 10th फ्लोर जहां से भी रस्सी टूटा है और जो जमीन में टकराएगा उस टाइम आपको एक्चुअली पूरा जो रास्ता भर जो आप हवा में वेटलेसनेस फील किए हैं उसका इंपैक्ट एक बार में पड़ेगा। हो सकता है पांव टूट जाए, हो सकता है माथा में चोट लग जाए, माथा फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब आप लिफ्ट के अंदर चल रहे हो, केस लिखा हुआ है व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब लिफ्ट करता है यानी आपका रस्सी टूट चुका और अब आप धाम से नीचे की ओर गिरने वाले हैं, जब तक गिरे नहीं हैं, जस्ट गिरने से ऊपर तक आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0, और आप वेटलेसनेस फील करेंगे। अब चाहे लिफ्ट में गिरिए कि छत पर से सीधे कूद जाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक जमीन नहीं छुआया है तब तक तो दुनिया बड़ी अच्छी लगेगी आपको, बिल्कुल हल्का हल्का, और पेट में गुदगुदी भी लगेगा। और जैसे जमीन छुइएगा उसके बाद ना गुदगुदी का एहसास होगा और ना आपको सीधे उसका हॉस्पिटल नजर आता होगा कि ये तो पांव टूटेगा। और कई बार तो हमारे कॉलोनी में भी एक केस हुआ था कि स्पॉटे समाप्त कहानी, 6ठे फ्लोर से कूदी थी, क्या नाम था उनका? हाँ, एक मैडम थी, 6ठे फ्लोर से मार दी छलांग, और छलांग मारी तो सीधे डायरेक्ट फ्लैट हो गई। नॉर्मल रिएक्शन पूरे शरीर पर लग रहा था और वो नॉर्मल रिएक्शन का इंपैक्ट इतना भी जोड़ रहा कि अब उनका शरीर यहाँ रहा, आत्मा निकल लिया। तो वैसा कुछ नहीं करना है जीवन में, राइट? व्हेन अपरेंट वेट इज इक्वल टू 0, व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, then the apparent weight is equal to, the normal reaction is equal to 0, which means the apparent weight is equal to 0, which means the apparent weight is equal to 0। नॉर्मल रिएक्शन चूंकि 0 है तो आप apparent weight भी क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। और आपको उस टाइम पर कैसा फील होता है? वेटलेसनेस। चूंकि नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो आप वेटलेसनेस जैसा महसूस करते हैं, वेटलेसनेस। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है? हेडिंग डालें पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक, ये सब ना न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ये कोई केस नहीं है पढ़ने वाला। ये सवाल पूछा जाता है कि अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड द लिफ्ट क्या होगा, तो एक ही जगह पर सारा ही पढ़ा दिया, जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। 4 या 5 केस बना होगा। कितना केस बना है? 4 केस बना है। तो ये चारों केस आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पुली ब्लॉक सिस्टम। हाँ, ये वाले केस में एक और एक क्वेश्चन रहता है ना, हाँ, मतलब लिफ्ट का मास कितना टाइम ज्यादा होना चाहिए आदमी के मास से, कि आदमी ऊपर जो जर्नी है उसी के टाइम पे आदमी ऊपर सट जाए? हाँ, वो आप निकाल सकते हैं। दोनों का एफबीडी लिखाइए, इक्वेशन सेट करिए। इसको इतना एक्सेलरेशन आपका बॉडी नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है, आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, और लिफ्ट को क्या एक्सेलरेशन लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। एक टाइम ऐसा हो सकता है ना कि आपका मुंडी जाके उसके सर पर टकरा जाए। तो इक्वेशन दोनों का लिखिए, एक को नीचे एक्सेलरेशन मानिए, एक का एक्सेलरेशन ऊपर मानिए, इक्वेट कर दीजिए। जिस टाइम पर दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा उस टाइम उसका माथा क्या होगा? टकरा जाएगा। बस उस इक्वेशन को लिख के दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, मतलब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो देखिए, सवाल तो इसके ऊपर 100 बन सकते हैं, पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई लिफ्ट के अंदर हैं तो वो लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तब तो आपको कोई हेडेक नहीं, आप तो उसको एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं, एन को mg के बराबर आप लिख सकते हैं, यानी एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मल वेट, यानी जो आपका एक्चुअल वेट है वो एपरेंट वेट के बराबर होता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा होता है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो स्यूडो फोर्स का भी केस समझा ही दिया कि स्यूडो फोर्स क्या करता है, एक नॉन एसिलरेटेड फ्रेम, एक एसिलरेटेड फ्रेम को किसमें कन्वर्ट कर देता है? नॉन एसिलरेटेड फ्रेम को। रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होती है, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एसिलरेटेड फ्रेम में आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते F इक्वल टू ma, तो आपने एक स्यूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स आपने लगाया और उसके बेसिस पे आपने इक्वेशन लिखा, रिजल्ट आर वन एंड द सेम। ऐसे सवाल के कई सारे सवाल बन सकते हैं। आप डीसी पांडे खोलिए, आप एचसी वर्मा खोलिए, बहुत सारे सवाल आपको इसके ऊपर मिलेंगे जहां पे ये सब। पर अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसके ऊपर एफबीडी बना रहे हैं, किसका मास लेंगे, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर होगा नीचे होगा, इतना अगर आपका क्लियर है तो फिर सवाल तो बनाते चलिए, वो तो आपका काम है, जितना बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा। हेडिंग डालें पुली ब्लॉक सिस्टम। हेडिंग डालें पुली ब्लॉक सिस्टम। व्हाट इज अ पुली ब्लॉक सिस्टम?
देखते हैं। खैर बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी ये वाला सिस्टम तो हम लोग यूज कर चुके हैं। ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। पुली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? एक इस तरह का पुली है और इस पुली में दो मासेस इस तरीके से रखे गए। एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। अगर मैं अज्यूम करूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1 तो मेरा अजम्पशन ये भी होगा कि इस पर एक्सेलरेशन इधर आएगा और इस पर एक्सेलरेशन इधर आएगा। रीजन मीन जिसका मास ज्यादा होगा वो उसको अपनी ओर खींचेगा। अगर ऐसा है तो दोनों ही बॉडी का मुझे क्या बनाना चाहिए? FBD बनाना चाहिए। तो पहली बॉडी का जब मैं FBD बनाऊंगा, सपोज दिस इज m1, तो इस m1 बॉडी का जब मैं FBD बना रहा हूं तो ऊपर की ओर क्या काम कर रहा है? टेंशन। और नीचे की ओर क्या काम कर रहा है? वेट, दैट इज m1g के बराबर। और एक इक्वेशन इस तरफ लग रही होगी जिसको मैं एक्सीलरेशन बोल रहा हूं। सिमिलरली दूसरी बॉडी का जब मैं FBD बनाऊंगा तो यहां पर आप लिखेंगे m2, इस पर नीचे की ओर आप लगाएंगे m2g और ऊपर की ओर लगेगा टेंशन और इस पर जो एक्सीलरेशन होगा वो a होगा। यहां से आप दो इक्वेशन लिख पाएंगे। चूंकि एक्सीलरेशन इस दिशा में है तो मेरा अजम्पशन है कि टेंशन क्या होगा? बड़ा होगा। तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a के बराबर। और इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो आप सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a के बराबर। एक्सीलरेशन आप खुद से मानते हैं और टेंशन सिस्टम में दिखता नहीं है तो a और t यही दो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो t की वैल्यू यहां से आप क्या निकाल लेंगे? t की वैल्यू आप निकालेंगे m1a प्लस m1g के बराबर। यहां से t आएगा m1 ब्रैकेट a प्लस g के बराबर। इस टेंशन की वैल्यू को आप पुट करके कहां ले जाइए? यहां ले आइए। इसको आप पुट करके कहां ले आइए? यहां ले आइए। जब आप इसे पुट करके यहां ले आएंगे तो आप लिखेंगे m2g माइनस क्या लिखा? m1 ब्रैकेट a प्लस g इज इक्वल टू m2a। इसको खोल दीजिए। m2g माइनस m1a माइनस m1g इज इक्वल टू m2a। a वाले टर्म को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a। एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आपको क्लियरली दिखाई देगा। एक्सीलरेशन किसके बराबर? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1g होल डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। ये डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन है जो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये आपका एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। एक बार आपको एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन पता है तो आप टेंशन का एक्सप्रेशन भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये ए को आपको कहां पुट कर देना चाहिए? यहां पुट कर देना चाहिए। लगे हाँ तो मैं यहीं पर पुट करके एक बार चेक ही कर लेता कि टेंशन क्या आएगा। t इज इक्वल टू, देखिए m1 इंटू ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं m2 माइनस m1g बाई m2 प्लस m1। ये पूरा a है, दिस इज पूरा a और इसमें प्लस आप और क्या कर दोगे? g कर दोगे। ये आप बड़ी ब्रैकेट इस तरह से डाल दो। अब इसमें से आप टेंशन जब निकालोगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो सबको पहले मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, यहाँ तक जल्दी उतारिए तो फिर मैं आगे इसको सॉल्व करके निकालता हूँ कि टेंशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा। वैसे ये m1 m2 m3 के टर्म्स में है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये मैं एक सवाल दे दूंगा तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बना के दिखा देंगे। तो देख इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका टेंशन का एक्सप्रेशन भी आपको लिखवा देता हूं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन। यहां पे मेरा अजम्पशन है कि m2 जो है वो बड़ा है m1 से, इसलिए देखिए यहां पे क्या आया m2 माइनस m1 ताकि ये पॉजिटिव रह जाए और ये g है और मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अभी टेंशन का एक्सप्रेशन दिखाता हूं, जल्दी से इसे लिखिए। दो इक्वेशन लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। हाँ, ये वाला कौन सा है? क्या चीज? ये टेंशन की वैल्यू यहां से उठा के पुट किया कौन से? पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन निकाला, इस टेंशन की वैल्यू को यहां पुट कर दिया तो टेंशन एलिमिनेट हो गया। मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब जो एक्सीलरेशन है उसको वापस से टेंशन में डालेंगे तो मेरा
टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये डायग्राम तो आप लोगों ने बना लिया होगा, इसे मिटा दूं? चलिए, तो ये वाला मिटा रहा हूं, इससे क्या होगा, मुझे जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा सा खोलते हैं। t इज इक्वल टू m1 अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, पहले ये इसका काम कर लेते हैं। m2g माइनस m1g प्लस m2g प्लस m1g ब्रैकेट बंद होल डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, ये दोनों कट गया। t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 m2g प्लस m1 m2g होल डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, और बस अगले स्टेप में आपका आंसर दैट इज t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2। t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, g से। ये जो एक्सप्रेशन आया ये किसका आया, टेंशन का एक्सप्रेशन आया। दोनों एक्सप्रेशन को डब्बे में बंद कर लीजिए। एक छोटा सा सवाल दूंगा, आप फट से आंसर लिख लेंगे, मुझे उसका पूरा विश्वास है। पूरा लिख लिए? ये तो मिटा सकता हूं ना। चलिए, एक सवाल लिखिए इसके नीचे, फट से आप इसका आंसर भी करके दिखा दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपने इस तरह से एक पुली लिया है, यहां पर एक पुली है, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, यहाँ एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है। आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन दिस केस। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन दिस केस। आपसे टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। सेकेंड, कंसेप्चुअली दोनों का वीडी बनाइए, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए, वहां से भी आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। मैं आपको अभी दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि दोनों से आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। मिटाऊं इसे? मैं टेंशन और एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है बस उसे छोड़ देता हूं, बाकी सारी चीजें बोर्ड पर से मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे डायरेक्टली आप, अगर फॉर्मूला याद है जो भी है मैं अभी दिखा देता हूं आपको। अभी यहाँ पे आप क्या करिए, मास m1 m2 लिख लीजिए, m1 5 कर लीजिए, m2 10 कर लीजिए। मेरा अजम्पशन था कि m2 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने m2 माना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, 10 - 5 बाई 10 + 5 इंटू g, दैट इज 5g बाई 15, दैट इज g बाई 3। एक्सेलरेशन कितना आ गया, g बाई 3। गॉट इट? g बाई 3 माने 10/3। इसको भी देख लेते हैं, t इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, या इसको g ही रहने देते हैं, g के टर्म्स में ही निकाल लीजिए, बाई 5 + 10 इज 15। t इज इक्वल टू 50 दूना 100, 20/3, 20/3 g के बराबर। टेंशन कितना आ गया, 20/3 g के बराबर। 10 इंटू 10 100, 20 बार में गया, 3 बार में गया। ठीक है, अब जरा इक्वेशन से देखते हैं। इसका एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी बनाएगा तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, नीचे लगेगा 5g और ऊपर की ओर लगेगा एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, t - 5g इज इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड का एफबीडी बनाते हैं। सेकंड का एफबीडी नीचे की ओर 10g, ऊपर की ओर टेंशन, एक्सेलरेशन नीचे मानिएगा तो इक्वेशन लिखिएगा 10g - t इज इक्वल टू 10a के बराबर। दो इक्वेशन है, दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिएगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये ऐसे कट गया, ऐड किए तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस 5g, और इधर भी दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा 15a। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5/15g, सॉल्व कीजिएगा, एक्सीलरेशन क्या आएगा g/3। आपने ऐसे सॉल्व किया तो भी g/3 आया,
डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज किया तो भी g/3 आया। अब किसी भी एक केस में आप एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं t - 5g इज इक्वल टू 5a के बराबर, a के जगह पर मैं लिख देता हूं g/3, t इज इक्वल टू 5g/3 प्लस 5g, तो t इज इक्वल टू 5g कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/3 प्लस 1, t इज इक्वल टू 5g, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/3, इसको सॉल्व कीजिएगा, t इज इक्वल टू 5g इंटू 4, 5g इंटू 4/3, 5 4 जा 20g/3। टेंशन चाहे आप ऐसे निकालिए तो भी वही आया और मैंने ऐसे निकाला था तो भी वही आया। तो मैं ये प्रीफर करूं, मैं ये बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको, डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला may give you a wrong answer when this question will be complicated in nature, whereas I should always trust on the equation which I have formed। और मैं इक्वेशन लिखते वक्त FBD अगर सही बना लिया तो इक्वेशन सही होगी, और इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें तो कहीं कोई गलत हो ही नहीं सकता। अजम्पशन क्या रखना है, आप जब कभी भी F = ma लगा रहे हैं वो नॉन एसिलरेटेड फ्रेम होना चाहिए। फ्रेम मेरा नॉन एसिलरेटेड है क्योंकि ये जमीन से टंगा हुआ है, तो फ्रेम नॉन एसिलेटेड है। अभी इसको अगर मैं लिफ्ट में डाल दूं, फिर ये इक्वेशन को आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको किसी लिफ्ट में डाल दूं, फिर एक एसिलरेशन इधर और एक एसिलरेशन फ्रेम का है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, खाली उसके जगह पे क्या लगा लेना होगा, स्यूडो फोर्स लगा लेना होगा। इसलिए घबराना नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सवाल कुछ भी हो सकता है। मैं लिफ्ट के अंदर वेज भी डाल सकता हूं, मैं लिफ्ट के अंदर ये पुली सिस्टम भी डाल सकता हूं, लिफ्ट के अंदर खाली वेट में पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, कुछ भी डला सकता है। बोर्ड लेवल में ऐसे डालते नहीं है, बट व्हेन यू गो फॉर IIT एंड नीट प्रिपरेशन, तो वहां पे फिर सिस्टम में सिस्टम, और जब भी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में मिलेगा तभी वो अच्छा सवाल बनेगा, तो वहां पे ये सब संभव होता है, जनरली ऐसा संभव होता नहीं है। अब ये सारा कुछ समझ लेने के बाद मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों तरीके से हमने देख लिया कि एक्सीलरेशन और टेंशन क्या रहने वाला है, एक बराबर रहने। मिटा दो इसे। अब एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे, अब मैं कह रहा हूं बताइए टेंशन उस वायर में कितना होगा जो वायर पुल्ली के ऊपर लगा है। यहां पर ये 5 किलो का था, ये मैं पूछ रहा हूं कि इस वायर का टेंशन कितना होगा। ये यहां पे भी होगा ना टेंशन, मैं इसे TP मान रहा हूं क्योंकि इसको आपने T माना है, यहां TP मान रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि इसका कितना होगा, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा। अच्छा, इस पहले FBD, इसका FBD बनाते हैं। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेंशन T है, इसको TP, और नीचे 2 फोर्स लग रहे हैं। इसका टेंशन अगर ऊपर है तो करस्पॉन्डिंगली इस पर क्या लगेगा, नीचे, और इसका टेंशन भी ऊपर है तो इसके करस्पॉन्डिंगली इस पर क्या लगेगा, नीचे। तो नीचे 2 टेंशन लग रहे हैं और दोनों का वैल्यू T ही है, तो अभी मैं लिखूंगा TP - 2T इज इक्वल टू MA, यानी MP into acceleration of the pulley. Is the accelerated pulley is accelerated? Pulley is not accelerated, तो पुली accelerated नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। इसमें दोनों कंडीशन फॉलो होता है। S मास ऑफ द पुली को भी हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, यह अजम्पशन है, और एक्सीलरेशन चूंकि लटकल है जमीन के साथ, ये भी 0 है। तो फिर आप क्या लिखोगे, TP इज इक्वल टू 2T के बराबर। TP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ M1 M2 इंटू G बाई M1 प्लस M2, यही लिखे है ना अभी फॉर्मूला, देखिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, TP इज इक्वल टू 4 टाइम्स M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। इसी पर्टिकुलर केस के लिए अगर TP का वैल्यू निकालना हो तो क्या आएगा, TP इज इक्वल टू 4 टाइम्स M1 M2 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10 इंटू G। सॉल्व कर लीजिए, TP इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 4 200/15 इंटू G। TP इज इक्वल टू 40/3G। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो T जो आया था वो कितना आया था, इसका डबल है कि नहीं है ये, और होना भी चाहिए, तो आप जैसे भी चाहें ऐसे आंसर निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा, और उसके नीचे लिखिए assumptions for pulley block system, assumptions for a pulley block system। पुली ब्लॉक सिस्टम का assumption लिखिए। इस पुली ब्लॉक सिस्टम को
एटवुड मशीन के नाम से जानते हैं। किस मशीन से? एटवुड मशीन। लिखें अजम्पशंस इन, हाँ हाँ इसको लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, कोई बात आराम से लिखिए। एक क्लास और लगेगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इट विल टेक अनदर 1 क्लास टू कंप्लीट दिस चैप्टर। लास्ट क्लास है, उसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा के और आपका ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। छोटा चैप्टर है बट बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, वेरी स्मॉल चैप्टर। ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है पर न्यूमेरिकल्स की संख्या इस पर ज़्यादा बनेगी। रीज़न उसका क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। तो ये लिख लिया होगा तो उसके नीचे लिखे अजम्पशंस, अजम्पशंस राइट। इन द एटवुड मशीन, in the Atwood machine there are 3 assumptions. In the Atwood machine there are 3 assumptions. पहला the string is considered massless and inextensible. The spring is considered massless and inextensible. massless माना गया है स्प्रिंग ए को। The स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो ये जो रस्सी है इसको आप मासलेस मानते हैं, संभव है रस्सी मासलेस हो? पहले ही सवाल आईआईटी जेईई का मिल गया, आईआईटी जेईई के लिए पहला सवाल मिल गया, रस्सी मास वाला होगा तो जेईई का सवाल हो गया। मासलेस ना आपको पूछेगा बोर्ड में, जेईई के लिए पूछेगा तो क्या पूछेगा कि रस्सी में मास होना चाहिए। रस्सी में मास होगा तो उसकी वजह से उसकी इनर्शिया आएगी, और जब इनर्शिया आएगी तो पूरी कहानी बदल जाएगी। तो फिर ये जितनी आसानी से आपने इक्वेशन लिखा उतनी आसानी से इक्वेशन आप नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं ये मान रहा हूं कि एक एटवुड मशीन है तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में इफ इट इज एन एटवुड मशीन, तो आप ये मानेंगे कि रस्सी क्या है? मासलेस है। पुली क्या है? मासलेस है। पुली के अंदर फ्रिक्शन क्या है? 0 है। ये आपका अजम्पशन है, तभी नहीं तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन कहाँ दिखा है? रस्सी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी घसटाते हुए, फ्रिक्शन आएगा वहां पे, पर आप मान के चल रहे हैं वहां फ्रिक्शन नहीं है। सेकेंड, द पुली इज मासलेस। सेकेंड, द पुली इज मासलेस। थर्ड, देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली। देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली। रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये तीनों के तीनों अजम्पशन आपको ध्यान रखने हैं। और नोट डालकर एक बात लिखिए, राइट अ पॉइंट, जहां पर नोट आप लिखेंगे द टेंशन एंड एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम, द टेंशन एंड एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम फॉर द सेम रोप। जहां तक रोप सेम है वहां तक टेंशन और एक्सीलरेशन क्या रहता है? गॉट इट? अगली क्लास में स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन, जो कि बता चुका हूं स्यूडो फोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड एंड बैंक्ड रोड, ये पढ़ाते हुए मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और अगली क्लास के बाद वाले क्लास से वर्क, पावर, एनर्जी एज अ चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।